एक लंबे समय पहले रामपुर नामक एक गांव में विश्वनाथ और मुकेश नामक दो आदमी अगल बगल के घरों में रहते थे। विश्वनाथ उनका सरकारी नौकरी छोड़कर घर पे ही रहते थे और मुकेश एक बीमा एजेंट की नौकरी करते थे। मुकेश के नित्या और राजेश नामक दो बच्चे थे। उनको बच्चों से बहुत प्यार होने के कारण वो उनके लिए सब कुछ लाके देता था। मुकेश को पौधों से भी बहुत प्यार था, इसीलिए वो उसके घर के सामने के बागीचे में अलग प्रकार के पौधे उगाता था। विश्वनाथ अकेले रहता था और इसी कारण उसे पता नहीं चलता था कि वो क्या करे और यूं ही दुखी रहता था। मैं ऐसे खाली ही पड़ा रहूंगा तो ऐसे ही सोच में पड़ के दुखी हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ काम करना होगा। ऐसे वो काम की सोच में पड़ जाता है। हाँ, अगर मैं अपने घर के सामने एक बागीचा बनाऊंगा तो उनमें अलग प्रकार के पौधे लगाकर उन्हें बेच सकूंगा और इतना ही नहीं, मेरा सारा वक्त पौधों को संभालने में ही जाएगा। ये फैसला करके वो पौधों को लाके उन्हें उसके घर के सामने के बागीचे में लगाता है और उन्हें बेचना शुरू करता है। उसके पास अलग प्रकार के पौधे मिलने के कारण सभी उसी के पास आके पौधे खरीदते थे। इसी कारण वो पौधे लाकर उन्हें वहां लगाता था। हर रोज सुबह मुकेश भी उसी समय में उनके पड़ोसी विश्वनाथ को पौधों को पानी डालते हुए देख चौंक जाता है और तब उसे विश्वनाथ का बागीचा दिखता है। मुकेश अपने पौधों को ज्यादा पानी डालने के कारण वो बहुत ही सुंदर दिखते थे, लेकिन विश्वनाथ उनके पौधों को बस जितना जरूरी था उतना ही पानी डालने के कारण वो दिखने में उतने सुंदर नहीं थे। मैं अपने पौधों को उनसे ज्यादा पानी डाल रहा हूँ, इसी कारण मेरे पौधे दिखने में बहुत हरा भरा और सुंदर है। ये सोचकर उनके पौधों को पानी डालकर वहां से चले जाता है। कुछ देर बाद मुकेश विश्वनाथ के पास कुछ लोग आकर उससे पौधे खरीद के जाना देखता है। मेरे पड़ोसी विश्वनाथ पौधों को कब से बेचने लगे? मुझे तो पौधों से प्यार है, इसीलिए मैं अपने नौकरी के साथ साथ ये काम भी कर रहा हूँ। और अगर मैं इन पौधों को बेचने लगूंगा तो इनसे ज्यादा मेरे ही पास पौधे बिकेंगे। हाँ, सारे लोग मेरे ही पास आएंगे। और उसके फैसला के मुताबिक ही अगले दिन वो भी अलग प्रकार के पौधे लाकर उसके बागीचे में लगाता है और विश्वनाथ की ही तरह वो भी उन्हें बेचने लगता है। उसकी सोच के ही अनुसार सभी लोग पौधे अच्छे दिखने पर मुकेश के पास आकर ही उन्हें खरीदते थे। मेरे सोच के अनुसार ही सभी विश्वनाथ से ज्यादा मेरे पास आकर पौधे खरीद रहे हैं, ऐसे खुशी से पौधों को बेचता था। हाँ, भीमा को बेचने के साथ साथ मुकेश पौधों को भी बेचने लगा है क्या? चलो अच्छा है, इस गांव में मेरे अलावा कोई और तो पौधों को नहीं बेचता था पहले, ऐसे विश्वनाथ सोचता है। उन दोनों का व्यापार अच्छा चलने पर दोनों खुश रहते हैं और ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक रात को अचानक एक भयानक तूफान शुरू होता है। अरे रे, इस डरावने तूफान की वजह से न जाने मेरे पौधों का क्या ही हाल होगा। हाय भगवान! ऐसे उसके पौधों के बारे में परेशान होते हुए मुकेश सोता है। सुबह उठते ही वो सबसे पहले उसके पौधों को देखने जाता है। पौधे सारे नीचे पड़े हुए और जड़ों से बाहर आके नष्ट हुए होते हैं। उन्हें देख मुकेश बहुत दुखी होता है। इतने में विश्वनाथ भी उसके पौधे देखने आता है। हम दोनों हर रोज सुबह एक ही समय में पौधों को पानी डालते थे, न जाने उनके पौधों का क्या हाल है। और विश्वनाथ के पौधे देखने जाता है। उनके पौधों को सीधे और अच्छे होते देख दंग रह जाता है। उनसे तो ज्यादा पानी मैं अपने पौधों को डालता हूँ, उनसे ज्यादा मेरे ही पौधे दिखने में अच्छे हैं, लेकिन मेरे ही पौधे नष्ट हो गए हैं और इनके पौधे तो सही सलामत हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस सोच में पड़ जाता है और निराश हो जाता है।
शुक्र है कि मेरे पौधों को इस तूफान से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन पौधों को सही मात्रा का पानी डालने के कारण ही ये इतने दृढ़ता से तूफान को सह पाए हैं। न जाने मुकेश के पौधों का क्या हाल है। तब वो देखता है कि मुकेश के सारे पौधे नष्ट हो गए और मुकेश को निराश होकर ऐसे बैठे हुए देखता है। बेचारा, शायद इसीलिए निराश बैठा होगा कि उसके पौधे सारे नष्ट हो गए। ये सोचकर अंदर चले जाता है। उसके बाद से सभी सिर्फ विश्वनाथ के पास से पौधे खरीद के जाते थे। बहुत दिन हो जाने के बाद भी मुकेश न जाने क्यों नए पौधे लाके नहीं बेच रहा। और ऐसे वो मुकेश के पास जाता है। मुकेश को ऐसे दुखी ही बैठे हुए देख विश्वनाथ पूछता है, मुकेश, क्या पौधे नष्ट हो जाने के कारण तुम ऐसे दुखी बैठे हो? हाँ विश्वनाथ जी, मेरे पौधे तो जड़ों के साथ बाहर निकलकर गिर गए, लेकिन आपके पौधे तो दृढ़ और मजबूत है, ऐसे कैसे हुआ होगा? मैं अपने पौधों को बस उनके लिए जितना काफी है उतना ही पानी डालता हूँ। इसी कारण वो बहुत मजबूत बने और उस भयानक तूफान के कारण भी नहीं गिरे। हम अगर हमारे पौधों को उनकी जरूरत से ज्यादा पानी डालेंगे तो वो दृढ़ता से नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें पौधों को कोई भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। इस बार आप मेरे तरीके का इस्तेमाल करके अपने पौधों को लगाइए। हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है विश्वनाथ जी, आपके कहे के अनुसार ही करूंगा। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। मुकेश तब नए पौधों को लाके उसके बागीचे को साफ करने निकलता है। अगर मैं बागीचे को अकेले साफ करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और तब वो उसके बच्चों को बुलाता है। जी पापा, चलो आओ बेटा, इस बागीचे को साफ करने में मेरी मदद करो। पर पापा, हमें तो ये सब करना नहीं आता, आप हमें सिखाइए और हम आपका कहाँ मानेंगे। ठीक है बेटा, बस मैं जैसे करता हूँ वैसे ही करो। वो तीनों मिलके बागीचे को साफ करते हैं। ये सब देख विश्वनाथ जी, पौधों के मामले में ही नहीं बल्कि बच्चों के मामले में भी हमें यही करना है। उन्हें ऐसे बड़ा करना है कि वो कोई भी मुसीबत का सामना कर पाए, तभी वो सारा काम करना सीखेंगे। अगर लाड ज्यादा करेंगे तो जब उन पे मुसीबत का साया पड़ेगा तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें भी दृढ़ और मजबूत बनाना होगा ताकि वो हर मुश्किल का सामना कर पाए। तब से मुकेश विश्वनाथ जी के सलाह के अनुसार बच्चों का और पौधों का अच्छा ख्याल रखते हुए उन्हें हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और वो सभी खुशी से उनका जीवन बिताते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? अगर हम इन पौधों को बच्चे समझेंगे तो इस कहानी से आपको ये समझ आएगा कि बच्चों को प्यार के साथ ही मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें कोई काम नहीं करने देंगे या सिखाएंगे नहीं तो वो भविष्य में अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे और मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्यार, अनुशासन और शिक्षण सब कुछ सही मात्रा में सिखाना जरूरी है। एक लंबे समय पहले एक गांव में रामैया, राधा नामक दो पति पत्नी रहते थे। उनके लता और वेणु नामक दो बच्चे भी थे। रामैया को उसी गांव में खुद का एक खेत होता था। उस खेत में वो फसल उगाता था और उससे आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। हमेशा की तरह इस साल भी फसल तो मैंने उगा दिया। अब गर्मी की मौसम शुरू होने वाली है, जल्द ही तरबूज के बीज डालने पड़ेंगे। ऐसे सोचकर तरबूज के बीज लेके अपने खेत की ओर जाता है। अरे रे, मैं तो भूल ही गया कि इस साल गांव में पानी नहीं है। मुझे अपने खेती के लिए पानी कहीं से भी लाना होगा, वरना इस साल मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। ऐसे अपने आप में सोचते हुए दुखी होता है। इतने में उसके पड़ोसी खेत का मालिक विश्वनाथ रामैया को देख, अरे रामैया,
इतना क्या सोच रहे हो कि मेरा आना भी देखा नहीं तुमने? विश्वनाथ, तुम्हें तो पता है कि मैं हर साल चावल की फसल के बाद तरबूज उगाता हूँ, मगर इस साल गांव में पानी ना होने के कारण मैं तरबूज नहीं उगा सकता हूँ। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? क्या तुम पानी के बारे में इतना सोच रहे हो? उसमें क्या है, इस सारे गांव में सिर्फ मेरे ही खेत में तो मोटर है। मेरे मोटर का उपयोग करके तुम हमेशा की तरह अपने खेत में तरबूज उगाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे कहकर उसके खेत में मौजूद मोटर के सहायता से पानी का उपयोग करके तरबूज उगाता है। कुछ ही महीनों में उसके खेत में तरबूज अच्छे उगते देख बहुत खुश होता है। हर साल से ज्यादा तो इस साल तरबूज उगे हैं। इनको बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऐसे सोचकर सारे तरबूजों को बेचने दुकान जाता है। वहाँ दुकानदार तरबूजों को लेके पैसे देता है। ये सब उसी दुकान के पास मौजूद विश्वनाथ देखता है। रमैया को तरबूज की फसल उगा के बहुत सारे पैसे मिले हैं। मेरे पानी देने के वजह से ही ये उसके लिए मुमकिन हुआ है। इसीलिए आए हुए पैसों में आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसके बारे में मुझे रमैया से पूछना होगा। रमैया, मेरे पानी देने के वजह से ही तो तुम इतने तरबूजों को उगा सके हो। हाँ, आपने सच ही कहा है। उस दिन आपने अगर पानी नहीं दिया होता तो आज मेरे हाथों में पैसे नहीं होते। अगर मैं तुम्हें पानी नहीं देता तो तुम्हारे पास आज पैसे नहीं होते ना। मतलब तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं उसमें आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए ना। ठीक है जी, आपको सिर्फ इन पैसों में आधा हिस्सा चाहिए ना। लीजिए, आप ही की वजह से तो ये मेरे पास आए हैं। ऐसे खुशी से पैसे देता है। मैंने सोचा कि तुम पैसे नहीं दोगे, लेकिन तुमने मेरा एहसान वाकई चुका दिया। मेरे पूछने पर बिना सोचे तुमने पैसे बस दे दिया। तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें नष्ट कर देगी। ऐसे कहकर पैसे लेके वहां से चले जाता है। अब मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं। इनके साथ मुझे कोई व्यापार शुरू करना होगा, मगर कौन सा? ऐसे सोचते रहता है। इतने में ही बगल में उसे एक आदमी कटे हुए तरबूज एक बंडी पे बेचते हुए नजर आता है। प्यास लग रहा है, एक तरबूज का टुकड़ा खाऊंगा। उस तरबूज वाले के पास जाता है और पूछता है, बाबू, एक तरबूज का टुकड़ा मिलेगा? जी हाँ। एक तरबूज का टुकड़ा कितने का है? सिर्फ 5 रुपए है जी। एक तरबूज का टुकड़ा 5 रुपए का है? एक पूरा तरबूज तो बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। मैं मेरे पास के सारे पैसों से तरबूज खरीदूंगा और उन्हें ऐसे टुकड़े बना के बेचूंगा। ऐसे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तुरंत उसको पैसे देके उसके पास के सारे तरबूज लेके जाता है। उन तरबूजों को एक बंडी के ऊपर रख के उन्हें अच्छे टुकड़ों में काट के बेचने लगता है। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हर रोज की तरह एक दिन वो जब तरबूज बेच रहा था। आप सबको पता है कि इस गांव में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। जो भी इन चोरों को पकड़ के जमींदार जी के हवाले करेगा, उनको जमींदार जी अभिनंदन करके तोहफा देंगे। उस विज्ञापन को रमैया सुनता है। उस दिन दोपहर को 4 आदमी उसके पास आते हैं। बाबू, हमें 4 तरबूज के टुकड़े दो ना। आपको इस गांव में मैं कभी नहीं देखा। गांव में नए आए हो क्या? हाँ जी। किसके घर में रह रहे हो बाबू? पास में जान पहचान के लोग हैं तो उन्हीं के घर में हैं। इतने में रमैया को सुबह का विज्ञापन याद आता है। वो लोग भी हिचकिचाते हुए उसको पैसे देके जल्दबाजी में वहां से निकल जाते हैं। मुझे इन लोगों को देख के लग रहा है कि यही वो चोर हो सकते हैं। इनका पीछा करूंगा तो सच पता चल जाएगा, मेरा शक भी चला जाएगा। ये फैसला करके उनका पीछा करता है। उन लोगों को एक घर में घुसते हुए देखता है। खिड़की में से उन लोगों को देखते रहता है। हम लोगों पे शक आए इससे पहले हमें जमींदार के घर में चोरी करके इस गांव से बाहर निकलना होगा। मेरे सोच के अनुसार ये लोग तो चोर ही निकले हैं। तुरंत मुझे ये जमींदार को बताना होगा।
वरना आज जो चोरी होगा उसका कारण तो मैं ही बन जाऊंगा। तुरंत वो वहां से जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, अरे क्या हुआ रामैया, यहाँ आए हो? इस गांव में हो रही चोरियों के पीछे जो लोग हैं वो मुझे पता है, यही बताने आपके पास आया हूँ मैं। इतना ही नहीं, मैं उन्हें ये कहते हुए सुना कि वो आज आपके घर में चोरी करने वाले हैं, इसीलिए तुरंत आपके पास आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ हैं? जी साहब, पता है। सेवकों, तुम लोग अब रामैया के साथ जाके उन चोरों को पकड़ के मेरे पास लाओ। जी प्रभु। जमींदार के आज्ञा के अनुसार सेवक उन चोरों के घर जाके उनको पकड़ के जमींदार के पास लेके आते हैं। उन चोरों को पकड़ने के लिए गांव वालों के सामने रामैया का अभिनंदन किया जाता है और जमींदार उनके वचन के अनुसार उनके जायदाद में एक हिस्सा उसको देते हैं। तुम्हारे अच्छाई की वजह से ही तुम उनके जायदाद में एक हिस्सा पाए हो। तब से रामैया उसके परिवार के साथ खुशी से रहता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हम अच्छा रहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। हमारी अच्छाई ही हमें एक अच्छे स्थान में रखेगी। एक गांव की एक छोटी सी घर में मधुकर नामक एक आदमी रहता था। वो गन्ने की रस बना के बेचता था। मधुकर को बहुत मेहनत करके काम करने की मानसिकता था। एक दिन मधुकर गन्ने की रस बना के बेच रहा था। तब मधुकर, तुम गन्ने की रस बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ मधुकर, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे गन्ने की रस पीते मधुकर की प्रशंसा करते थे लोग। मुझे आलसी ना होके मेरे गन्ने की रस के बारे में सबको पता चलने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट रहने वाली गन्ने की रस बनाना होगा। ऐसे हर रोज वो और स्वादिष्ट गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न करता था। वो दिन प्रतिदिन स्वादिष्ट और ताजा गन्ने की रस बनाने के कारण उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन मधुकर देर रात तक दुकान में ही रह के और नए तरीके से गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न कर रहा था। मुझे कल आज से बेहतर गन्ने का रस बना के बेचना होगा। ऐसे सोचकर दुकान में ही रह के गन्ने का रस बना रहा था। इतने में उस गांव में घूम रही एक देवता उस तरफ से गुजरते हुए प्यासी होने के कारण गन्ने की रस का दुकान को खुला देख सोचती है, लगता है वहाँ कोई गन्ने की रस का दुकान खुला है, कम से कम उससे मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। ऐसे सोच के देवता एक आदमी की नकल में दुकान को जाती है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास गन्ने का रस मिलेगा? जी भाई साहब, अभी मैं इनको अदरक और नींबू को मिला के बनाए हुए गन्ने की रस देता हूँ। अगर अच्छा है तो वो मुझे बोलेंगे और मैं कल से ही सबको बेच सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो अदरक और नींबू मिला के गन्ने का रस बना के उस आदमी को देता है। वो आदमी रस स्वादिष्ट रहने पर एक और ग्लास मांगता है। अरे वाह, तुम गन्ने का रस बहुत अच्छा बनाते हो। अगर तुम हर रोज इसी वक्त पे अपना दुकान खुला रखते हो तो मैं आकर गन्ने का रस पी के चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे कहकर मधुकर को स्वादिष्ट गन्ने का रस बनाने के लिए एक बैग देकर चला जाता है। मधुकर उस बैग को जब खोल के देखता है तो उसमें सोने को देख खुश होता है। मुझे हर रोज इस समय तक दुकान को खुला रखना होगा, तभी मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे हर दिन वो उस आदमी के आके रस पीने तक दुकान खुला रखता था। वो देवता एक आदमी के नकल में हर रोज आके रस पी के उसे एक सोने का बैग देके चली जाती थी। मधुकर हर सुबह ज्यादा मेहनत करके गन्ने का रस बना के उसे बेच के मिलने के पैसे से ज्यादा उसे शाम में उस आदमी के एक गिलास पीने से कमा रहा था।
और इस वजह से वो दिन पूरा मेहनत करने के बजाय सिर्फ शाम में ही दुकान खोलने का फैसला लेता है। मुझे हर रोज सुबह गन्ने का रस बना के बेचने की जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ उस आदमी के आने के समय पर दुकान खोल के स्वादिष्ट गन्ने का रस बना के उन्हें देना है बस। उनके दिए हुए सोने से मैं आराम से जी सकता हूँ। ऐसे सोचकर मधुकर उस आदमी के आने के समय पर ही दुकान खोलता था। ऐसे उनके दिए हुए सोने से खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन मधुकर उसके दोस्त से मिलता है। क्या हुआ मधुकर, आजकल दुकान नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए दुकान नहीं खोल रहा हूँ। मुझे अब से दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर थोड़ी देर शाम में दुकान खोलूंगा तो मुझे दिन पूरा मेहनत करने से भी दुगना पैसा मिलेगा। हर रोज उस आदमी के आने के टाइम पे वो दुकान खोलता था और उसे ताजे गन्ने का रस बना के देता था। ऐसे कुछ दिनों में सुबह दुकान ना खोलने के कारण उसकी आदतें बदल गई थी। मेहनत से काम करने वाला मधुकर अब कोई मेहनत के बिना आराम से रहने लगा। एक दिन मधुकर उसके पास के सारे पैसे गिनते हुए उस आदमी के आने के समय पे दुकान नहीं खोलता है। वो आदमी आके देखता है कि दुकान खुला नहीं है और वहां से चले जाता है। गिनती में व्यस्त मधुकर को अचानक याद आता है कि वो दुकान खोलना भूल गया, लेकिन समय तब तक बहुत हो चुका था और वो दुखी होता है कि अब तक वो आदमी चला गया होगा। अरे रे, आज के आने वाले पैसों को खो दिया मैंने। कल मैं उस आदमी के आने के समय से पहले ही दुकान खोल दूंगा। ऐसे सोचकर पैसे कमाने की सोच में मग्न होकर और दुख के कारण वो पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह होने के बाद भी वो सोए बिना सोचते ही रहता है, आज मैं उस आदमी को ताजा गन्ने का रस पिला के ही चैन से सो पाऊंगा। ऐसे सोच के वो सोए बिना बैठे रहता है, मगर शाम को वो अपनी नींद रोक नहीं पाता है। उस आदमी के आने से पहले बहुत समय है ना, इस बीच मैं थोड़ी देर के लिए सो के उठ जाऊंगा। और सो जाता है। ऐसे उस आदमी के आने के समय पे भी सोते ही रहता है। आदमी जब गन्ने का रस पीने दुकान आता है तो दुकान फिर से बंद रहता है। ये दुकानदार न जाने क्यों आजकल अपना दुकान नहीं खोल रहा। कल भी दुकान बंद ही था, कल से यहाँ ना आना ही बेहतर होगा। ऐसे सोच के वो आदमी वहां से चला जाता है और जब तक मधुकर उठता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। हाय भगवान, आज भी मैं दुकान खोल नहीं पाया। वो आदमी आकर देख के चला भी गया होगा। अगले दिन वो ध्यान से दुकान उस आदमी के आने के समय पे खोलता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वो आदमी लौट के नहीं आया। ऐसे मधुकर कुछ दिन और इंतजार करता है, मगर वो आदमी लौट के नहीं आता है। उस आदमी का लौट के ना आने का वजह मैं ही हूँ। मेरे 2 दिन दुकान ना खोलने के वजह से ही उसने आना बंद कर दिया। मुझे दुगना पैसा मिलने पर मैंने मेहनत करना बंद कर दिया। मेरे पास के पैसे सारे खत्म हो जा रहे हैं। अगर मैं कल से वापस दुकान को हमेशा की तरह सुबह नहीं खोला तो मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन से वो सुबह ही दुकान खोल के गन्ने का रस बना के बेचना शुरू करता है, मगर बीच में कुछ दिन आलसी बनने के कारण काम नहीं कर पाता है। लेकिन खुशी से जीने के लिए अपने आप को बदल के मेहनत से गन्ने का रस बेच के काम करने लगता है। कुछ दिनों में वापस उसे मेहनत की आदत लग जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो आसानी से गन्ने का रस बना के उसे बेच के उसी पैसों से खुशी खुशी जीता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? मेहनत से जीने की जरूरत एक आदत बनना चाहिए, तभी हम अच्छे स्थान में रहेंगे और साहस से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में हेमंत और शारदा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका रितिका नामक एक सुंदर सी बेटी भी थी। हेमंत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी मांगती थी हेमंत उसे देता था।
रितिका को पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद था। हेमंत खेती करते हुए आए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन जब रितिका पाठशाला से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक आदमी आम के पौधों को बेचते हुए नजर आता है। मेरे घर के पास बहुत सारा खाली जगह है, इन पौधों को लेके वहाँ उगा सकती हूँ। ऐसे सोचकर वो उस आदमी के पास जाती है। अंकल, आपके पास मौजूद सारे अलग अलग पौधों में से एक एक प्रकार मुझे दे दीजिए ना। इतने प्रकार के आम के पौधों के साथ तुम क्या करोगे बेटी? मेरे घर के पास खाली जगह है, वहाँ इन्हें उगाऊंगी। ठीक है बेटी। ऐसे वो उस आदमी के पास के सारे प्रकार का एक एक पौधा लेके जाती है। रितिका उन पौधों को लेके अपने घर के पास लगाती है। एक दिन हेमंत उस खाली प्रदेश में मौजूद आम के पौधों को देखता है। अरे, इस खाली स्थान में पौधे कहाँ से आए? अगर ये पौधे पेड़ बन गए तो उनके जड़ों के वजह से ये घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी मुझे इस स्थान में एक घर बनाना ही होगा। ये फैसला करके उन पौधों को निकालने ही जाता है जब उसकी बेटी रितिका वहाँ आके देखती है। पापा, आप उन पौधों को क्या कर रहे हो? इस स्थान में एक बड़ा घर बनाना है ना बेटा। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें अभी निकाल दे रहा हूँ। पापा, आपको तो पता है ना कि मुझे पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अध्यापक भी कहती है कि पौधे उगाना अच्छी आदत है, और इतना ही नहीं, पौधों से हमें ताजा ऑक्सीजन भी मिलता है। मुझे इस खाली स्थान में पौधों को उगाना है, मेरे लिए इन्हें रहने दीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कैसे ना करूँगा। तुम्हारे लिए इन पौधों को नहीं निकालूंगा, ठीक है? ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तब से रितिका उन पौधों को ध्यान से पानी डाल के उनका ख्याल रखती है। कुछ सालों बाद वो पौधे बड़े आम के पेड़ बन जाते हैं और बहुत सारे आम देते हैं। ये देख रितिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, बहुत आम आए हैं, और वो भी इतने प्रकार के। बाहर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। उसी साल में हेमंत की खेती में पानी ना रहने के कारण फसल नहीं आता है, और उसे समझ नहीं आता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा, और इस सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिया हुआ कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रितिका उसके माँ बाप की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। मैंने जिन पौधों को उगाया है उन पे बहुत आम आए हैं, अगर उनको बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। मुझे ये बात पापा को बताना है। पापा, आप निराश मत होना। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एक योजना आया है। क्या कह रही हो बेटी? पापा, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, बोलो बेटी। पापा, क्या आपने देखा कि हमारे आम के पेड़ों पे कितने आम उगे हैं? पता नहीं बेटा, मैंने देखा ही नहीं। वैसे इस समय में आम के बारे में क्यों बात कर रही हो? एक बार सोचिए तो पापा, उन आम को अगर आप बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच है बेटी। मुझे तो उन पेड़ों के बारे में याद ही नहीं आया। बसंत का मौसम होने के कारण ये सोच के ज्यादा पैसे देंगे कि आम जल्दी आ गए, इससे हमारा कर्ज भी चुका सकता हूँ। ऐसे खुशी से कहता है। अगले दिन सुबह हेमंत उन पेड़ों के पास जाकर सारे आम को इकट्ठा करता है, एक बंडी पे लगा के बेचने लगता है। आम आम, मीठे आम, नारियल आम, बंगिनपल्ली आम, चित्तूर के आम, नूजीवीडू के आम, नीलम के आम, ऐसे अलग अलग प्रकार के आम को मैं आपके घर के पास लाया हूँ। लीजिए लीजिए। बसंत के मौसम में इतने प्रकार के आम आने पर सभी ये सुनकर आम खरीदने आते हैं। बाबू, 1 डजन बंगिनपल्ली के आम का क्या दाम है? डजन आम 120 के है जी। ठीक है, 1 डजन दे दो। ऐसे उसके सोच के अनुसार ही जितना भी दाम हो लोग उससे खरीदते हैं। उसके पास के सारे आम बिक जाने पर वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर जाते ही आम बेचने से आए हुए पैसों की गिनती करता है।
इस साल मेरे खेती में नुकसान आने के बावजूद मेरी बेटी की एक अच्छी आदत की वजह से आज मेरे पास पैसे हैं। रितिका, रितिका। जी पापा, क्या आपने उन आम को बेच दिया? सारे आम बिक गए बेटी, और आज अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। उस दिन मैंने हमारे घर के लिए उन पौधों को निकालना चाहता था, अगर रुक गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हमें इस कठिन परिस्थिति से तुम्हारे आम के पेड़ ही बचाए हैं। अब मैं बाकी के आम भी बेचूंगा। ऐसे वो सारे आम बेच के, आम को बेच के आए हुए पैसों से एक नया आम का दुकान लगाता है। वहाँ आम बेचते हुए परिवार के साथ खुशी से रहता है।